लगाएंगे इसी का पढ़ा हुआ, जो भी अभी हम अध्ययन करेंगे उसका हम लोग MCQ लगाएंगे। कल जो हम लोग क्लास किए थे उसका भी साथ ही MCQ, एक साथ दोनों का MCQ लगाएंगे। तो अभी बिना कोई टाइम लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी इंडियन पॉलिटी का शुरुआत करते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है नागरिकता में, नागरिकता के बारे में देखिए होता क्या है, नागरिकता किसको कहते हैं, पहले इसको जानिए। देखिए कोई देश होता है, कोई देश जो उस देश का, जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का जो मूल निवासी है या कोई भी बगल में कोई देश है, इसका जो अपना मूल निवासी है, हर एक देश की एक नागरिकता होती है। और नागरिकता क्या अधिकार देता है, तो नागरिकता उस देश के वासी को एक विशेष अधिकार देता है, उस देश के वासी को विशेष अधिकार देता है, जिसको हम लोग नागरिकता बोलते हैं। और उस अधिकार के तहत उसे कोई देश होता है कि विशेष प्रकार का जो अधिकार देता है, तो सभी देश की नागरिकता का जो अधिकार होता है वो अलग अलग होता है। जैसे भारत की विशेषता क्या है नागरिकता की, यहाँ पर एकाहारी नागरिकता है। यहाँ पर जो है अगर कोई भारतीय है, भारत का नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह सिर्फ भारत का ही नागरिकता प्राप्त करता है, वह किसी स्टेट का नागरिकता प्राप्त नहीं करता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ अमेरिका का नागरिकता तो उस देश का नागरिकता तो है ही, लेकिन उसकी किसी अगर राज्य में रह रहा है तो उस राज्य की भी नागरिकता मिलती है। तो वहाँ की जो नागरिकता है उसकी एक विशेषता ये अलग है। और भारत में जो, भारत जैसे देश जो लोकतांत्रिक देश, यहाँ की जो नागरिकता रहने की है वो अलग है। तो देश अलग अलग देश की नागरिकता का जो विशेषता होता है वो अलग होता है। एक्चुअल में नागरिकता उसी को कहते हैं कि जिस देश में कोई रह रहा है, जिस देश में कोई रह रहा है, उस देश के नागरिक के लिए देश द्वारा एक विशेष अधिकार देना, विशेष अधिकार, उसी विशेष अधिकार को हम लोग क्या बोलेंगे, नागरिकता बोलेंगे। उसी विशेष अधिकार को नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी देश के मूल निवासी जो होता है, किसी देश के मूल निवासी होता है, उस मूल निवासी के लिए वह देश उसको एक विशेष अधिकार देता है, और इसी अधिकार को हम लोग नागरिकता कहते हैं। जैसे भारत की नागरिकता किस प्रकार की है, भारत की नागरिकता का विशेषता क्या है, तो यहाँ एकाहारी नागरिकता, एकाहारी नागरिकता का मतलब कि अगर कोई भारतीय भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको उसके अंदर किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है। यानी भारत के अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार की नागरिकता मिलती है, वो है भारतीय होने का। ऐसे आप कोई बिहार से है, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से है, तो इस तरह की नागरिकता यहाँ पर नहीं होगी कि उसको स्टेट का भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर क्या होती है, उस देश का नागरिकता तो उसको मिल ही जाता है, साथ में उसके किसी जिस स्टेट में रह रहा है उसकी भी नागरिकता इसको मिलती है। तो ऐसे नागरिकता को हम लोग बोलते हैं दोहरी नागरिकता, ऐसे नागरिकता को हम लोग बोलते हैं दोहरी नागरिकता। तो आई होप आपको समझ में नागरिकता के टाइप भी समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए क्या है, नागरिकता में हम लोग को पढ़ना कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी चर्चा जो नागरिकता में किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक की चर्चा की गई। अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक की चर्चा की गई। अब अनुच्छेद 5 में क्या दिया है, तो अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है उसको देखिए। अच्छा देखिए, नागरिकता में कभी कभार क्या होता है, नागरिकता का जो शब्द पहला जो दिया था वह किसने दिया था, नागरिकता पर जो पहला विवरण दिया, प्रस्तुत किया था, वह किया था अरस्तु ने। नागरिकता शब्द पर पहला विवरण किसने प्रस्तुत किया था, वह करने वाला था अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले नागरिकता पर विवरण दिया था। अच्छा, भारत की नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता किस चीज़ पर आधारित है, अभी वर्तमान में भारत की नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता या 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता किस पर आधारित है, भारत की नागरिकता अभी 1955 के अधिनियम पर आधारित है, अधिनियम पर आधारित है। देखिए ये नोट करने वाली चीज़ें, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में जो पहली बार संशोधन किया था, भारतीय नागरिकता में पहली बार जो संशोधन किया गया था, संशोधन फर्स्ट टाइम पहली बार जो संशोधन किया गया था फर्स्ट टाइम, वह कब किया गया था, 1986 ईस्वी में पहली बार संशोधन हुआ था नागरिकता में। भारतीय नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। देखिए आगे बढ़ते हैं, 1986 में पहली बार इसमें संशोधन किया गया था। अच्छा, भारत में देखिए नागरिकता होने के कारण क्या होता है, हम लोग जो किसी भी देश के नागरिक हैं तो वहाँ पर क्या विशेष अधिकार मिलता है उसके बारे में देखिए। तो भारत में अगर मान लीजिए आपकी नागरिकता है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पर हमको क्या मिलता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बहुत सारे ऐसे विशेष प्रकार के नागरिकता का कार्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में कोई है तो उसको वहाँ पर मिलता है ग्रीन कार्ड, वहाँ पर मिला उसको ग्रीन कार्ड। भारत के जो लोग हैं उसको नागरिकता मिलने के बाद क्या अधिकार देता है, पैन कार्ड।
उसके बाद आधार कार्ड, यही नागरिकता होने के कारण आधार कार्ड, ये सब सुविधाएं मिलती है। अगर ये भारत में कोई विदेशी आएगा तो उसको यह सुविधा पैन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधाएं नहीं प्राप्त होगी। तो नागरिकता का यह महत्व होता है भारत के या किसी भी अन्य देश की नागरिकता जो उन देश के वासियों को मिलता है तो वह एक विशेष अधिकार देता है। अच्छा देखिए, अभी हम लोग जो नागरिकता का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक की चर्चा की गई। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक चर्चा की गई, अनुच्छेद नागरिकता जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक की चर्चा की गई है। तो जो 5वां अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़िए। देखिए क्या कहता है कि प्रारंभ में जो है, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता जब बना था संविधान, तो उस समय लोग को जो भारतीय थे ना उसको नागरिकता दिया गया था। यानी भारत में जो लोग रह रहे थे शुरुआत में उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गया था। जो उस समय भारत में रह रहे थे उसको भारत की नागरिकता उस समय के जो जैसे 1947 के समय जो आज़ादी के से पहले जो भारत में रह रहा था तो उस समय जो भी भारत के अंदर था उसको ऑटोमेटिक उसको भारतीय नागरिकता मिल गई थी। यह चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, यह करता है अनुच्छेद 5। अच्छा, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 6 के बारे में देखिए। अनुच्छेद जो 6 है वो कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग, जैसे पाकिस्तान है यहाँ भारत है, उस समय 1947 में क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान अलग हुए, पहले तो एक ही था। तो यहाँ जो थे ये वाला क्षेत्र, इससे जो लोग चल के भारत के अंदर आ गया था। तो कह रहे कि पाकिस्तान से जो भी लोग भारत आया, लोगों का क्या हुआ, नागरिकता ऑटोमेटिक वहां पर मिल गई। जैसे 1947 के समय जो भी लोग थे संविधान बनने से पहले अगर भारत आ गया तो उसको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गया था। हाँ, लेकिन संविधान बनने के बाद आएगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 6 इस बात को डिस्क्राइब करता है, किस बात को, कि 1947 के समय में भारत के संविधान जब बनना शुरू हुआ और संविधान बनने से पहले लोग आज़ाद, जैसे भारत का 2 टुकड़ा हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उस समय जो लोग थे 1947 से पहले भारत आ गया या संविधान बनने से पहले, जब कब संविधान बना हमारा 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार लागू हो गया, इससे पहले अगर लोग भारत में आ गए हैं, कोई पाकिस्तान में रह रहा है तो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आएगा तो उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी। यह बात अनुच्छेद 6 डिस्क्राइब करता है हमारा। देखिए अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है उसके बारे में जानिए। तो जैसे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, स्वतंत्रता के बाद यानी फ्रीडम के बाद, ये जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले फिर से वापस लौट आए। जैसे भारत से कोई क्या व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और संविधान बनने से फिर पहले ही वापस फिर आ गया तो उसको भी क्या होगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यह बात कौन डिस्क्राइब करता है, अनुच्छेद, भारतीय नागरिकता में अनुच्छेद 7 डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, कुछ लोगों को लगा कि पाकिस्तान में रहना बेटर है, लेकिन जैसे वहाँ की स्थिति समझ आई तो वो वापस संविधान बनने से पहले भारत में फिर वापस आ गए, तो ऐसे लोगों को फिर से नागरिकता भारत की मिल गई ऑटोमेटिक। यह बात कौन डिस्क्राइब करता है, अनुच्छेद 7 डिस्क्राइब करता है। जबकि अनुच्छेद 8 क्या कर रहा है कि विदेश में भ्रमण करने वाले, जैसे मान लीजिए कोई नौकरी करने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई जाएगा ना विदेश, भारत से लोग विदेश जाएगा, किसी भी देश जाएगा अगर नौकरी करने के लिए या घूमने के लिए, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं करी जाएगी। जब वह सूचना दे के जाएगा और विशेष समय के लिए जाएगा तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह बात डिस्क्राइब करता है अनुच्छेद 8। यानी अनुच्छेद 8 के तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी देश में हम लोग घूम के चले आते हैं और हमारी नागरिकता बची रहती है। यह अधिकार कौन दिया हमको, भारतीय नागरिकता के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 8 के तहत हमें अधिकार है किसी भी देश में घूमने का, जाने का, परिभ्रमण करने का। अच्छा देखिए अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 9 के बारे में जानिए। अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता अगर हम ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक हमारा, अगर मान लीजिए हम भारत से गए, पाकिस्तानी नागरिकता ले लिए, बांग्लादेशी या चाइनीज नागरिकता या अमेरिकन नागरिकता ले लिए, तो ऑटोमेटिक हमारा भारत से नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और यह अनुच्छेद 9 के अंदर डिस्क्राइब किया गया। अच्छा देखिए अनुच्छेद 10 के बारे में जानिए। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को, भारतीय जो नागरिकता है यह तब तक बनी रहेगी, या भारत की जो नागरिकता है तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई विदेश विरोधी कार्य नहीं करेगा। जैसे अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है कि भारतीय नागरिकता के बारे में कह रहा है कि यह तब तक बनी रहेगी जब तक, तब तक बनी रहेगी या तब तक बनी रहेगी जब तक वह देश विरोधी कार्य न कर दे।
अगर कोई देश विरोधी कार्य कर दिया तो फिर उसकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता अनुच्छेद 10 में क्या कर रहा है कि वह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तभी तक सीमित है या बनी रहेगी, सुरक्षित है, जब तक कि वह देश विरोधी कार्य नहीं करे। देश विरोधी कार्य करने के बाद उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यह शक्ति कौन देता है, संविधान हमारा अनुच्छेद 10। आगे देखिए अनुच्छेद 11, ये अंतिम, ये नागरिकता जो पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, नागरिकता का संविधान के जो भाग 2 पढ़ रहे हैं, अभी भाग 2 का चर्चा, भाग 2 में किस कहाँ से कहाँ तक, तो भाग 2 में किया गया है नागरिकता का चर्चा। भाग 2 जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसमें नागरिकता का जो चर्चा किया गया है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यहाँ 12 लिखा गया है, 5 से लेकर 11 तक चर्चा किया गया है। उस 11वें अनुच्छेद में क्या कर रहा है, हमारा 11वें अनुच्छेद कर रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है, ये नागरिकता संबंधी किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलने चाहिए, इस नागरिकता संबंधी कानून, इसको बनाने का अधिकार किसको है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो हमारे संसद को है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता कानून, यह अधिकार कौन बना है, किसके पास है, तो यह अधिकार है संसद के पास, यह अधिकार संसद के पास है। तो यह अनुच्छेद, यह बात कौन डिस्क्राइब करता है, अनुच्छेद 11। यानी अनुच्छेद 11 के तहत हम लोग संसद को क्या शक्ति है, संसद को शक्ति दिया गया है, संसद को शक्ति दिया गया भारतीय संविधान में कि वह नागरिकता संबंधी कानून बनाए, जिसको चाहेगा वह नागरिकता देगा, या जिसमें कोई बदलाव करना है तो यह शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। आगे देखिए नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट जो है 1935 के तहत जो नागरिकता दी जाती थी उसके बारे में जानिए कि नागरिकता अधिनियम 1935 क्या कहता है। तो नागरिकता अधिनियम 1935 कह रहा है, नागरिकता अधिनियम 1935 कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत, जैसे देखिए इस अधिनियम के तहत नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। ये जो सिटीजनशिप 1935 जो है नागरिकता अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत नागरिकता भारत की कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो वह 5 प्रकार से नागरिकता भारत की प्राप्त की जा सकती है। और एवं अगर खोना है तो वह 3 काम कर दीजिए, आप नागरिकता भारत का खो दीजिएगा, 3 काम कर दीजिए गलत, वो 3 क्या है आगे पढ़ेंगे। 3 तरीका से भारत की नागरिकता खो सकते हैं और 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए भारतीय नागरिकता जो 5 प्रकार से हम प्राप्त करेंगे वह 5 प्रकार कौन कौन सा है, जैसे मान लीजिए जन्म के आधार पर, अगर कोई भारत में जन्म लिया है, मान लीजिए कोई भारत में जन्म लिया है, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म जो लिया है, सभी बच्चा जो भी भारत में जन्म लिया वह भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यदि उनके माता भारत के या पिता भारत के हो। जैसे मान लीजिए जन्म के आधार पर, यह कब लागू हुआ, 1986 में पहली बार इस बात को डिस्क्राइब किया गया संविधान के अंदर कि कोई बच्चा भारत में जन्म लेता, कहाँ जन्म लेता है, भारत में, और उनके माता पिता पहले से भारतीय हैं, तो उस बच्चा को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये पहला तरीका हुआ भारत की नागरिकता प्राप्त करने का। अच्छा देखिए दूसरा तरीका क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, तो वंश के आधार पर। यह कब संविधान में संशोधन करके पहली बार डिस्क्राइब किया गया, 1992 में। 1992 में क्या किया गया, वंश के आधार पर भारत में नागरिकता दिया गया। तो वंश के आधार पर क्या कहता है, जैसे कोई बच्चा विदेश में जन्म ले लिया और बच्चा को भी नागरिकता तब भी दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो। जैसे मान लो कोई बच्चा विदेश में जन्म ले लिया, ठीक है, और वह बच्चा मान लो वह बच्चा जो विदेश में जन्म रहा है उसके माता पिता पहले से भारतीय है, उसके माता पिता को भारतीय नागरिकता प्राप्त है, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जैसे मान लो जैसे शिखर धवन, हमारा फेमस क्रिकेटर है शिखर धवन को क्या हुआ, शिखर धवन की वाइफ थी विदेशी, तो उस शिखर धवन जब उन विदेशी महिला से शादी किया तो उसका बच्चा जो हुआ विदेश में पैदा हुआ, लेकिन उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल गया था। भारत की नागरिकता क्योंकि शिखर धवन को कहाँ की नागरिकता प्राप्त थी, उसको नागरिकता प्राप्त थी भारत की, तो वह उसको डायरेक्ट भारत की नागरिकता मिल गई। अब देखिए तीसरा आधार, तो ये उसका वंश कहाँ से शुरू हुआ, भारतीय वंश से शुरू हुआ। अब देखिए तीसरा आधार क्या है, तीसरा तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, वह है पंजीकरण की विधि से। हम लोग तीसरा तरीका क्या लगाते हैं, पंजीकरण विधि से। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 7 साल तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। 7 साल तक आपको, कितने साल तक, 7 साल तक
7 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, पंजीकरण के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को कितने साल तक, 7 साल तक कहाँ पर रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। और इस विधि से क्या करते हैं हम लोग, इस विधि से राष्ट्रमंडल देशों के जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलते हैं। किन देशों के लोग को, सभी देशों के लोग को नहीं मिलेगा, जो राष्ट्रमंडल में शामिल है, जो देश राष्ट्रमंडल में शामिल है, इसमें शामिल देश के नागरिक को क्या करेंगे, यहाँ के नागरिकता मिल सकती है। और वह भी किस विधि से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। कितने साल तक, उसको 7 साल तक कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। आगे देखिए, चौथा तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, वह है देशीकरण। चौथा तरीका क्या है प्राप्त करने का, देशीकरण विधि से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे कि वैसा व्यक्ति, देशीकरण में क्या होता है, देशीकरण में होता है कि जो व्यक्ति भारत के कम से कम एक भाषा को जानता है। देशीकरण में क्या होता है कि हम लोग देशी वेशभूषा से या भाषा से, वेशभूषा एक होता है भाषा, वेशभूषा एक होता है भाषा। तो कम से कम भारत का कोई भी भाषा जानता हो, कम से कम भारत का कोई भी भाषा क्या हो, जानता हो, और भारत के प्रति कैसा सोच रखता हो, ये भाषा तो जानना चाहिए, और भारत के प्रति सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, और वैज्ञानिक कला में जैसे निपुण हो। जैसे मान लीजिए वह कोई वैज्ञानिक, किसी भी कला में, वैज्ञानिक कला में क्या हो, निपुण हो। साथ ही साथ इतना होने के बाद भाषा का ज्ञान हो, भारत के प्रति सोच सकारात्मकता रखता हो, और वैज्ञानिक कला में निपुण हो, और साथ ही साथ 12 साल तक, कितने साल तक, 12 साल तक क्या कर रहे हो, वह भारत में रहा हो। 12 साल तक क्या भारत में उसको रहना पड़ेगा, यानी 12 साल तक वह भारत में रह लिया है, तो उसे क्या करेंगे, किस विधि से नागरिकता दे दिया जाएगा, देशीकरण विधि से, या देशीकरण विधि से, या उसको नागरिकता मिल सकता है। तो देशीकरण विधि से नागरिकता प्राप्त करने की क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले भारतीय भाषा का ज्ञान, किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान, भारतीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ, भारतीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर 12 साल तक रहना है, 12 साल तक रहना है, इतना ही नहीं, 12 साल रहना है भारत में। उसके बाद भाषा का ज्ञान, भारतीय भाषा, कोई भी भारतीय भाषा 12 साल तक भारत में रहा हो, और उसके बाद वैज्ञानिक कला में निपुण हो, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, और भारत के प्रति सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के प्रति सकारात्मक सोच, भारत के प्रति कैसा सोच, सकारात्मक सोच। इतना क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो उसको देशीकरण विधि से क्या करेगा, ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण विधि से ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें नोट करने वाली चीज़ है, इसको नोट कर, हम जो बोल रहे हैं उसको नोट किया जाए। और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उस वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए। वैसे आपको पीडीएफ जरूर अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ का हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी को अवेलेबल कराया जाने के लिए। तो पीडीएफ जो कहाँ पर आपको मिलेगा, तो उसके लिए हम जानकारी दे देंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक लिंक डालेंगे, वह व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। और व्हाट्सएप चैनल पर हम लोग ये जो अभी पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसका हम क्या करेंगे, पीडीएफ डाल देंगे। तो व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लोग बायो में लिंक डाल देंगे, तो व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे उसका पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है। चौथा, पांचवा, सबसे अंतिम तरीका क्या है नागरिकता प्राप्त करने का। सबसे अंतिम तरीका है अर्जित भूमि के आधार पर। हम लोग, जो कोई विदेशी है वो भारत में भूमि अर्जित कर लिया, तो उस भूमि के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि का आधार, अर्जित भूमि के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए, कोई विदेशी राज्य, जैसे कोई विदेशी राज्य है, जैसे सिक्किम था एग्जाम्पल के तौर पर, वो विदेशी राज्य था, तो भारत में क्या किया, वह भूमि शामिल हो गया। भारत में क्या हुआ, वो भूमि, सिक्किम का भूमि शामिल हो गया, तो वहाँ के जो भी लोग थे उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गई। सिक्किम के, जैसे सिक्किम में रहने वाले जो भी लोग थे उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गई। जैसे भूटान है, यहाँ पर भूटान में जो भी लोग रह रहे हैं, अगर वो पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य बन जाता है तो भूटान के लोग को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये अर्जित भूमि, यानी भारत के अंदर जो भूमि अर्जित होगा बाहर से, उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल भी जाएगी,
और खो भी दिया जाएगा। जैसे कोई पार्ट भारत का हिस्सा क्या करेगा, कोई विदेश चल जाएगा तो उस यहाँ से ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता विदेश के लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों एक बार आप लोग सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए, आप लोगों के पास अगर पहुंच पाता है तो आप एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जान गए कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से है, 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए देशीकरण के विधि से जब हम लोग अध्ययन किए तो उसमें देशीकरण विधि से किसको नागरिकता मिला है, मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को देशीकरण के विधि से नागरिकता मिला है। और अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम के जितने भी लोग थे उसको भारत की नागरिकता मिल गया है। कब, 1975 में। 1975 में सिक्किम के जितने भी लोग थे उनको भारत की नागरिकता अर्जित भूमि के आधार पर ऑटोमेटिक मिल गया है। और दूसरा एग्जांपल देखिए तो बांग्लादेश का जो परगना जिला था वो भारत में शामिल हो गया, तो उसको भी ऑटोमेटिक क्या हुआ, भारत की नागरिकता किस आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर यानी अर्जित भूमि के आधार पर मिल गया। सिक्किम को भी, सिक्किम जैसे ही भारत मिला तो वहाँ के लोगों को ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल गया। तो ये 5 तरीका है भारत की नागरिकता प्राप्त करने की। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता में संशोधन कितनी बार किया गया। देखिए नागरिकता में जो संशोधन हुआ था पहली बार 1986 में हुआ था। पहली बार भारत में नागरिकता में संशोधन 1986 में हुआ था। दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2005 में, चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में। और 2019 में भी हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, एनआरसी के बारे में, एनआरसी के बारे में। तो इसमें जो संशोधन किया गया था 2019 में और यह बिल लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एनआरआई क्या होता है और ओवरसीज नागरिकता क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहता है लेकिन है भारतीय, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनआरआई। वैसे लोग जो है भारतीय, जिसके पास जो है भारतीय मूल के लेकिन इंडिया में वो नहीं रहता है, उसको बोलेंगे एनआरआई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है लेकिन वह भारत का नागरिक है, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, वह लोग क्या होगा, वह एनआरआई कहलाएगा। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक परंतु भारत में नहीं हो। कहाँ नहीं हो, भारत में नहीं है लेकिन भारत का नागरिक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, एनआरआई, एनआरआई। अच्छा आगे देखिए, वह कम से कम इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो वह जो है कम से कम विदेश में 6 माह से ज़्यादा या पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह कहलाएगा एनआरआई। मान लीजिए कोई गया विदेश घूम के 1 महीना में आ गया तो वह एनआरआई नहीं कहलाएगा। एनआरआई किसको अधिकार कहेंगे, तो जो व्यक्ति क्या करेगा, भारत से बाहर मान लीजिए चाइना चला गया, अमेरिका चला गया, यूक्रेन चला गया, वह कितने दिन, 6 महीना तक वहीं रह गया लेकिन उसके पास अभी भारतीय नागरिकता है, वहाँ की नागरिकता नहीं लिया है लेकिन 6 महीना से ऊपर वह रह गया किसी भी कार्य से, जैसे मान लीजिए पढ़ने के लिए गया, घूमने के लिए गया, कोई भी बिजनेस के लिए गया, तो वह 6 महीना से अधिक रह गया वहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी एनआरआई। अच्छा देखिए आगे हमको पढ़ना है ओवरसीज नागरिकता। तो ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, देखिए ओवरसीज नागरिकता के बारे में जानते हैं कि ओवरसीज नागरिकता क्या होता है। ओवरसीज नागरिकता क्या होता है, इसको कब शामिल किया गया, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधरी समिति द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा, लक्ष्मीमल 2005 में, कब इसको जोड़ा गया, 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा इसको क्या किया गया, भारत के संविधान में इसको क्या किया, जोड़ा गया। ये किसके लिए था, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता था, या ओवरसीज नागरिकता, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उसको क्या कहता था, ओवरसीज नागरिकता एक विशेष अधिकार होता है, यह दिया जाता था। जो विदेशी नागरिकता क्या किया, ग्रहण कर लिया लेकिन वह है बड़ा बिजनेसमैन, काफ़ी दिनों तक वह बाहर रह जाता था। इसलिए क्या किया, भारत सरकार ने एक नियम लाया 2005 में, जिसको भारतीय नागरिकता किस आधार पर मिला, उसके लिए कौन सा कार्ड जारी किया, बिना वीजा के भारत आ जा सकता था और उसका जो वीज़ा था आजीवन मान्य था। वो अगर वीज़ा बनाता भी है तो कोई वीज़ा लिमिटेड टाइम तक के लिए होता है, भारतीय जो आम नागरिक होता है उसके लिए लिमिटेड टाइम के लिए वीज़ा होता था। उसका जो वीज़ा बनता है, जो
उद्योगपति होता है, बिजनेसमैन होता है, उसका वीज़ा होता है अनलिमिटेड टाइम तक के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ओवरसीज नागरिकता मिला हुआ रहता है, विशेष अधिकार होता है, या किसी भी देश में जाके कई कितनों भी दिन रह सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरसीज नागरिकता। तो आई होप आपको ओवरसीज नागरिकता समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे है नागरिकता समाप्त होने की जो क्या शर्त है। भारत के अंदर जो नागरिकता समाप्त होगी वह कितने तरीका से समाप्त होगी, वह 3 तरीका से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला तरीका है, यदि कोई व्यक्ति यदि व्यक्ति की क्या करता है, वह विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता क्या करेगा, भारत से बाहर गया और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया, भारत से बाहर गया और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो उसकी ऑटोमेटिक नागरिकता क्या होगी, भारत की समाप्त हो जाएगी। ये होता है पहला तरीका भारत की नागरिकता समाप्त होने का। दूसरा तरीका क्या है कि यदि व्यक्ति भारत के नागरिकता अपने एक्शन यानी इच्छा अनुसार, भारत की नागरिकता क्या करा, अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, छोड़ देता है। वो चाहता है कि भारत में नहीं रहे, तो इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, भारत के द्वारा रद्द कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा तरीका होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, तीसरा तरीका क्या है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता, भारत जो संविधान, भारत जो नियम कानून है उसमें क्या करता है, आस्था नहीं रखता है, भारत के यहाँ अवस्था नहीं आस्था होना चाहिए, आस्था नहीं रखता है, भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है। दूसरा, देश विरोधी कार्य कर दे, देश के अंदर जाके देश के विरोध में खड़ा हो जाए, देश विरोधी कार्य कर दे, या पागल हो जाए, या धोखे से नागरिकता, कहीं से आया धोखा से कोई फर्जी कागज लेके और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया और यह जांच में पकड़ा गया, तो ऐसे में ऑटोमेटिक उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। पहला क्या होगा, क्या करेगा, संविधान में आस्था नहीं रखेगा, संविधान में क्या करेगा, आस्था नहीं रखे। दूसरा, देश विरोधी कार्य कर दे। और तीसरा, पागल या दिवालिया हो जाए। और चौथा, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर लिया और बिना बताए, और देखिए, या बिना बताए 7 साल तक भारत से बाहर विदेश में रह रहा है और भारत को या भारत सरकार को यह सूचना नहीं दिया है, तो ऐसे में भी क्या होगा, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। देखिए, ये होता है 3 तरीका भारत का नागरिकता समाप्त होने का। अब देखिए, हम लोग जानते हैं वीजा के बारे में, ये वीजा क्या होता है, तो वीजा के बारे में समझिए। जैसे वीजा किसको मिलता है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता हो, किससे, भारत सरकार से। या जिस देश के नागरिक किसी अन्य देश में जाएगा तो उस देश के नागरिक को क्या करना पड़ेगा, उस देश के नागरिक को वहाँ के सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, और इसी अनुमति को हम लोग बोलते हैं वीज़ा। इसी अनुमति को क्या बोलते हैं हम लोग, वीज़ा। अब देखिए, वीज़ा क्या होता है, बिना किसी दूसरे देश में, वीज़ा के बिना हम किसी दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते। बिना वीज़ा के हम लोग किसी दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, हम प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, वीज़ा के लिए परमिशन किससे लेना है, तो वीज़ा के लिए हमको खुद के देश से नहीं, वीज़ा के लिए हमको जिस देश में जाना है उस देश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस देश से हमको परमिशन। जैसे भारत से हम लोग चाइना जाएंगे तो चाइना से हमको परमिशन चाहिए, चाइना से कि हम आपके देश आ रहे हैं, और चाइना हमको अगर परमिशन दे देता है तो इसका मतलब वो हमको वीज़ा दिया, इसका मतलब क्या दिया, हमको वीज़ा दिया। ठीक है, हमको कौन सा कार्ड बनाना पड़ेगा, वीज़ा कार्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, यही नहीं होता है, एक होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर समझिए क्या होता है, पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है। अगर पासपोर्ट किसको कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी देश में जाना चाहेगा तो भारत से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पासपोर्ट। यानी अपने ही देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्या चाहिए, हमको परमिशन चाहिए, तो इसको बोलेंगे पासपोर्ट। वीज़ा किसको बोलेंगे, जिस देश में हम जा रहे हैं, जैसे चाइना जा रहे हैं या किसी अन्य देश जा रहे हैं, तो उस देश से अगर हम परमिशन लेते हैं, उस देश से परमिशन लेते हैं, तो ये होता है वीज़ा। तो आई होप आपको वीज़ा समझ में आया होगा और पासपोर्ट समझ में आ गया होगा। अब होता है, देखिए, एक होता है एम्बेसडर। आगे समझते हैं कि एम्बेसडर किसको बोलते हैं, एम्बेसडर के बारे में समझते हैं। तो एम्बेसडर क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं हम हिंदी में इसको बोलते हैं राजदूत। तो राजदूत क्या होता है, प्रत्येक देश यानी दुनिया में जितने भी देश हैं, अपने देश के एक अधिकारी को, ऑफिसर को क्या करता है, दूसरे देश मान लीजिए भारत के अधिकारी को हम चाइना भेज दिए, बांग्लादेश भेज दिए, अफगानिस्तान भेज दिए, तो दूसरे देश क्या करते हैं, भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, तो राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, राजनीतिक संबंध बनाने के लिए और वहाँ के राजनीति के बारे में जानने के लिए। तो ऐसे में
इसको हम लोग जो अधिकारी को भेजते हैं दूसरे देश के साथ समझौता राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत। और देखिए इसके लिए विशेष कानून होता है, किसी भी देश में भेजा जाएगा तो वहाँ पर एक बार ऐसे राजदूतों के लिए क्या होता है कि एक विशेष अधिकार होता है। कोई भी देश का राजदूत अगर भारत, जैसे मान लीजिए भारत आया या भारत का राजदूत अगर किसी अन्य देश में गया, तो उस राजदूत पर उस देश के द्वारा कोई भी कार्रवाई पुलिस या गिरफ्तारी की नहीं होगी, कोई भी मुकदमा उस पर नहीं चलाया जा सकता। और यह व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? यह वियना समझौता के द्वारा। किस समझौता के द्वारा? वियना समझौता के द्वारा यह व्यवस्था किया गया था। किसी भी देश का नागरिक अगर भारत आता है या भारत का नागरिक किसी भी देश में यह अधिकारी गया है, क्या बनकर? एम्बेसडर के तौर पर, एम्बेसडर बनकर, तो इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी उस देश के कानून व्यवस्था के द्वारा, उस देश के कानून व्यवस्था के द्वारा। उसकी सुरक्षा करना उस देश की जिम्मेदारी होती है। जैसे भारत में अगर चाइना का एम्बेसडर आया तो भारत की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा देना। अमेरिका का एम्बेसडर आया तो भारत की जिम्मेदारी है अमेरिकन एम्बेसडर को सुरक्षा देना। इसी तरह भारत, उस देश की जिम्मेदारी बनती है भारतीय एम्बेसडर की सुरक्षा करना। तो ये होता है एम्बेसडर का पावर। और यह पावर किसके द्वारा हुआ था? वियना समझौता के द्वारा किस हर देश के एम्बेसडर को यह पावर या अधिकार मिला था वियना समझौता के माध्यम से। राजदूत को क्या कहते हैं हम लोग? उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं उस देश का। क्या कहते हैं? उच्चायुक्त कहते हैं या हाई कमिश्नर कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश क्या होता है? देखिए वैसे देश, राष्ट्रमंडल देश किसको कहा गया? वैसा देश जो कभी न कभी किसका गुलाम रहा हो? इंग्लैंड का या अंग्रेज का गुलाम रहा हो। कभी न कभी इंग्लैंड या अंग्रेज का गुलाम रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं? इंग्लैंड का गुलाम जो रहा है कभी न कभी, उसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रमंडल देश। और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? ऐसे देशों की संख्या 53 है। ऐसे देशों की संख्या कितने हैं? 53 देश हैं। राष्ट्रमंडल देश में शामिल कितने देश हैं? 53 देश हैं। और देखिए कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ हम लोग खेलते हैं ना, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, तो यही होता है इंग्लिश में कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का जो अध्यक्ष है, वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कॉमनवेल्थ का, इसका अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय। महाराज चार्ल्स तृतीय वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष है। अच्छा देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और वह अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। देखिए अमेरिका जो है यह भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ था। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम हुआ था, लेकिन यह अभी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल नहीं लिया था, सदस्यता नहीं लिया था। तो एक अमेरिका ही देश है जो ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन वह कॉमनवेल्थ गेम में या कॉमनवेल्थ में यानी राष्ट्रमंडल देश में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका को छोड़कर बाकी कितने देश? अभी 53 ऐसे देश हैं जो राष्ट्रमंडल देश में शामिल है, यानी कॉमनवेल्थ में शामिल है। आगे समझते हैं, आगे है टॉपिक CAA। जैसे मान लीजिए अभी 2019 में जो भारत में नागरिकता में जो परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ था, उसके तहत हम क्या जारी किया गया था? CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CAA। यह एक्ट जो है कब लाया गया? 2019 में लाया गया, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह 2000 कब लाया गया? 2019 में लाया गया भारत के अंदर। यह भारत की संसद द्वारा, यह किसके द्वारा पारित किया गया? भारत के संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा क्या किया गया? 1955 का जो नागरिकता कानून था उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके यह व्यवस्था दिया गया कि 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाला, कहाँ से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जैसे मान लीजिए ये सब मुस्लिम बाहुल देश हैं, और बांग्लादेश से
ये धार्मिक प्रताड़ना वाले लोग जो भारत में आकर जबरदस्ती घुस गए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, नागरिकता किसके माध्यम से दिया जाएगा, सीएए के माध्यम से। इसके लिए एक विशेष छूट दिया गया था। जो नागरिकता भारत का नागरिकता प्राप्त करने का जो विशेष प्रावधान था, 10 साल कम से कम भारत में रहना पड़ेगा, उसको विशेष छूट देकर कम से कम 5 साल के अंदर उसको नागरिकता दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये भारत से बाहर था। भारत जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ऐसे देश में धार्मिक प्रताड़ना के कारण ये लोग जबरदस्ती वहां से भागकर भारत आ गए। तो ऐसे लोगों को क्या किया गया, छूट दिया गया था। किसके माध्यम से, सीएए के माध्यम से। कि आप यहाँ पर आपको 2014 से पहले अगर आ गए हैं तो आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, अगर 5 साल यहाँ पर बिता लिए हैं। 2014 के बाद आने वाले के लिए ऐसी कोई नागरिकता का संबंध नहीं था। तो सीएए में यह सुधार किया गया। ये भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 जो था, उसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया। कब? 2019 में। और उस भारत आने वाले लोगों की संख्या में कौन थे, हिंदू थे, बौद्ध थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। सिख, जैन और पारसी और ईसाई। ऐसे लोग जो बगल के देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रह रहा था, देश में रह रहा था, वह प्रताड़ना के कारण, धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आना पड़ा। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का काम कौन करता है, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 देता है यह अधिकार। यह अधिकार 2019 में कब, भारत के 1955 में के जो भारत नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन करके यह अधिकार दिया गया। कैसे लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। और उसके लिए एक विशेष छूट कि पहले जो नागरिकता भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका था वह 11 वर्ष था। कैसे? 11 वर्ष तक भारत में रहने की सर छूट थी। इस अवधि को केवल कितने वर्ष तक कर दिया गया, 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। और 2014 से पहले तक जो भारत के अंदर आ गया उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी क्या किया, भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कितना दिसंबर, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से 7 लोग भारत आए। कहाँ से? पाकिस्तान से। कितने लोग? 7 लोग। इसको नागरिकता देकर इस कानून व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं। एनआरसी, ये एनआरसी क्या था? एक पढ़ लिए सीएए, एक होता है एनआरसी। अब ये एनआरसी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एनआरसी क्या होता है? तो एनआरसी देखिए क्या होता है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन से राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार के बारे में समझते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी जो है, भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीयों को नागरिकता के नाम दी जाएगी जैसे जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। एनआरसी किसके लिए बनाई गई? असम में रहने वाले क्षेत्रीय लोग थे, उनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा था तो बहुत से लोग वहां से भागकर कहाँ चला गया? असम चला गया। असम चले, ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा सताया गया था। जो बांग्लादेशी थे, मुसलमान थे, ये लोग क्या थे? धार्मिक प्रताड़ित लोग नहीं थे। यहाँ पर जो जनसंख्या, आबादी या यहाँ पर रहन सहन की व्यवस्था से कमजोर होकर वह लोग क्या किया, भारत के पड़ोसी देश में जैसे पश्चिम बंगाल, असम, ऐसे राज्य में क्या किया, वो लोग चलाया था। इनके लिए क्या किया गया? एनआरसी व्यवस्था लागू किया गया, नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप की व्यवस्था लागू किया गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या किया? 2013 में ऐसे लोग जो भारत के पड़ोसी देश से आकर भारतीय राज्य में जबरदस्ती घुसपैठ के रूप में बसने लगा था, तो ऐसे लोगों ने क्या किया के लिए सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए। एनआरसी ये यहाँ के असम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष नागरिकता है। तो आप क्या लाइए? एनआरसी लाइए और एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में एनआरसी रजिस्ट्रार बनने लगा था। कब बनने लगा? 2015 में एनआरसी रजिस्ट्रार बनने लगा, 2015 में। और एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। 30 प्रकार का डॉक्यूमेंट इसमें शामिल करना था एनआरसी में शामिल होने के लिए। 2015 से एनआरसी में शामिल करना शुरू कर दिया गया।
और इसमें शामिल होने के लिए आपको भारत द्वारा दी गई, कम से कम भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 30 डॉक्यूमेंट में से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, आपको एनआरसी मिल जाएगा। 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई अगर 2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भारत का देश छोड़ना पड़ेगा। तो वह 30 डॉक्यूमेंट में से कम वह 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और यह पूरा करने के लिए आपके पास कितने समय का दिन का समय, 4 माह का समय। 4 माह के अंदर आप वो 2 डॉक्यूमेंट या बना के या कैसे भी पूरा करके भारत सरकार को दीजिए, आपको एनआरसी मिल जाएगा। और एनआरसी मिलने के बाद आप वहाँ भारत के मूल नागरिक कहलाएंगे। अगर 4 माह के अंदर यह साबित नहीं कर पाते आप, अगर 4 माह के अंदर यह साबित नहीं कर पाए तो डायरेक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह साबित आप नहीं कर पाए तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं वहाँ पर भी आपको जाके यदि आप यह बात साबित नहीं कर पाए तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, आपकी जाँच होगी, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब ये होता है एनआरसी। तो आई होप आपको एनआरसी समझ में आ गया होगा। अब होता है एनपीआर। अच्छा, ये एनपीआर के बारे में समझिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर क्या किया गया? स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे क्या होगा? जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिल पाएगा। तो जनगणना के सही आंकड़ा को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया? एनपीआर व्यवस्था लाया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर व्यवस्था। इसके तहत आप 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 के विशेष प्रावधान का प्रयोग करके क्या गया? यह एनपीआर तैयार किया गया। और इसमें क्या किया गया कि एक सर्वे किया गया कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, आपके अंदर कितने, घर के अंदर कितने सदस्य हैं, उन सभी चीज़ों का विवरण तैयार किया जाता है। किसके माध्यम से? एनपीआर के माध्यम से। और ऐसे में देश की सही जनगणना का सही आंकड़ा प्राप्त किया जा सकता है। तो यह होता है एनपीआर व्यवस्था। अगला को आगे देखिए, आगे है टॉपिक भारतीय संविधान के भाग 2 में से लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत के, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष ध्यान रखने वाली बात जो है। और अभी ये टॉपिक हम लोग का जो है नागरिकता का लगभग समाप्त हो गया है। अब इसमें से कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य पॉइंट जो है उसको पढ़ते हैं। तो नागरिकता टॉपिक हम लोग समाप्त करने के बाद मुख्य पॉइंट करने के साथ ही हम लोग आगे क्या करेंगे? अभी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन लगाएंगे। तो अभी फटाफट से मुख्य जो बिंदु है उसको पढ़ते हैं। तो जो इसका विशेष कुछ पॉइंट है, देखिए भारतीय संविधान में भाग 2 में क्या करते हैं? 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का चर्चा किया गया, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। देखिए भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार याद रखिएगा संसद को है। उसके बाद देखिए लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधान की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है। किसको है? भारतीय नागरिक को। कहाँ पर? लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु या मत यानी वोट देने हेतु, या संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता, संसद या तो संसद का या विधानमंडल की सदस्यता अगर का अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए किसको केवल नागरिकता यह अधिकार दिया है? भारतीय नागरिक को। उसके बाद देखिए नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत या पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसमें? 1955 के आधार पर। नागरिकता अधिनियम 1955 में बस यही 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का उपाय दिया है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में क्या बनाने का अधिकार देता है? कानून बनाने का शक्ति देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 11 संसद को भारत के नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 11 देता है। देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। विदेशी नागरिकों भारत में आके रह रहा है तो उसको यह अधिकार कौन कौन नहीं देता है? 15, 16, कौन कौन? ये खास करके 15, 16, 19, 29 और
30। ये सिर्फ केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए यह अनुच्छेद प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद भारत में इकहरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान। इकहरी नागरिकता, जो व्यक्ति भारत में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसको किसी विशेष राज्य का नागरिकता नहीं मिलेगा। इसे में इसको क्या कहते हैं, इकहरी नागरिकता। किसी अन्य किसी देश में क्या होता है, उस देश का नागरिकता तो है ही प्राप्त, उसके अंदर जो राज्य है उसका भी नागरिकता उसको मिलता है, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता व्यवस्था। और भारत में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान। जो व्यक्ति जन्म के आधार भारत का नागरिक हो उसे किसी भी स्थिति में नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में नागरिकता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता जो जन्म से ही भारत का नागरिक है। आगे देखिए, किसी भी स्थिति में भारत से नागरिकता के वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्ड यानी OCI कार्ड ही का ही दर्जा प्राप्त होगा। 2000 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्डों को OCI कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान। अब भारत जैसा नागरिकता कहाँ पर है, ब्रिटेन में भी। ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन का नागरिक है वह सिर्फ ब्रिटेन का नागरिक है, उसके अंदर जो राज्य है उसकी नागरिकता उसको विशेष रूप से नहीं मिलते। और अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है, वहाँ पर है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में क्या है कि अगर वह किसी भी व्यक्ति को अमेरिकन नागरिकता प्राप्त है, वो अमेरिका के अंदर जिस राज्य में रह रहा है उसका भी नागरिकता वह ले सकता है, तो उस वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अच्छा देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, फारसी, ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। कब, 2019 में। जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आ गया, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता संशोधन नियम यानी CAA के तहत भारत में नागरिकता मिल सकता है। अगला देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए, तो हम लोग अभी क्या किए, पॉलिटी का पार्ट 2 भाग 2 को हम लोग समाप्त कर दिए। पॉलिटी के भाग 2 का थ्योरी सेशन हम लोग समाप्त कर दिए। अभी हम लोग लगाएंगे सेट। कौन सा सेट, अभी जो हम लोग 2 चैप्टर भाग 1 पढ़े, भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और भाग 2 में कहाँ तक पढ़े थे, भाग 2 में पढ़े थे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ये दोनों टॉपिक जो पढ़े हम, इसका भी हम लोग क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तुरंत पढ़े। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लगाते हैं सेट और देखते हैं हम लोग क्या पढ़े, क्या सीखे। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी सेट में आ गए हैं, सेट प्रैक्टिस के लिए। तो अभी हम लोग लगाते हैं फटाफट से, जो भी चीज़ें अभी थ्योरी सेशन में किया उसका क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 30वें, 32वें, 35वें और 42वें। तो सिक्किम को जो भारत का राज्य बनाया गया दोस्तों, वो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तो उसको एक सह राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। और यहाँ पर भी पूछ रहा है कि राज्य बनाया गया, तो राज्य बनाने के लिए उसमें क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 36वां संविधान संशोधन। ये देखिए, सह राज्य बनाया गया 1974 में। 1974 में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, सह राज्य बनाया गया। और जस्ट एक साल बाद 1975 में इसको क्या किया गया, फिर राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य जो बनाया गया, देखिए सह राज्य जो बनाया गया सिक्किम को 1935 के संविधान संशोधन के द्वारा, 1935वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह किस संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो दोस्तों भारत के
संविधान के अनुच्छेद 2 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2 में संशोधन करके उसका क जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को भारत का राज्य बनाने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ा? अनुच्छेद 2 का क बनाया गया और यह 35वां संविधान संशोधन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है कि जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या प्रधानमंत्री। दोस्तों देखिए, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का नियुक्ति उसका राज्यपाल करता है। क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है तो यह शक्ति किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? पूछ रहा भारतीय संघ का, भारत का 28वां राज्य। दोस्तों 28वें राज्य के रूप में झारखंड को बनाया गया था भारत में। यह कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। आगे पढ़ते हैं। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग, पूछ रहा हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? देखिए, पूछ रहा है कि हाल में कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना सूची में, आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, जिसके भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? ऑप्शन है हमारे पास अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 7। तो भारत के राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने के लिए दोस्तों अनुसूची 1 में ही इसका प्रावधान है। और अनुसूची 1 के तहत किसमें? तो भारत के संविधान संशोधन अनुच्छेद 2 में संशोधन करना पड़ेगा किसी राज्य, या अनुच्छेद 3 में संशोधन, क्योंकि भारत के ही आंतरिक राज्य को तोड़ा गया, नाम बदला गया, तो उसके लिए किसमें? अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अनुसूची 1 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 3 और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? दोस्तों 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ऐसे नहीं, 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया और जस्ट 1 साल बाद 1975 में इसको भारत का राज्य बना दिया गया। और वह कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 8 है वर्तमान में। आगे पढ़ते हैं। नेफा का क्या मतलब होता है? दोस्तों नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? राज्य पुनर्गठित आयोग से संबंधित नहीं है। देखिए, फजल अली राज्य पुनर्गठित आयोग से संबंधित था। यह कानून क्या लाया था? राज्य पुनर्गठन। तो यह लाया था भाषा आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो, और 1956 में इस आयोग को लागू कर दिया गया था कि इस फजल अली आयोग को लागू। उसके बाद है के.एम. पन्नीकर, यह भी क्या करता था? राज्य पुनर्गठन आयोग में भाग लिया था। एक होता है पट्टाभी सीतारमैया, यह ना राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या करता था? विरोध करता था। इसके साथ कौन कौन था? जे.एल. नेहरू, उसके बाद था सरदार पटेल और उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया। तो इसके लिए एक जो कमिटी बना था उसका नाम था JVP समिति। पट्टाभी सीतारमैया और उसके बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों व्यक्ति जो थे क्या किया था? भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग का विरोध कर रहा था। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? तो किस राज्य का सबसे पहले हुआ और किस राज्य का सबसे बाद? और पूछ रहा है किसके बारे में? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो हुआ था वह आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। कब?
1953 में। और इसको आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए किसकी मौत हो गई थी? तो हुई थी श्री पोट्टी रामाल्लू का क्या हुआ था? 56 दिन के भूख हड़ताल पर क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश को भाषा आधार पर 1953 में राज्य बनाना पड़ा। और सबसे अंतिम में आता है तेलंगाना को हैदराबाद से अलग करके भारत का राज्य बनाया गया, जो 29वां राज्य के रूप में बना था, फिर वापस 28वां राज्य के रूप में आ गया। क्यों? जम्मू कश्मीर राज्य से क्या किया? राज्य का दर्जा छीन कर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो फिर से वापस अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। आगे पढ़ते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन? 1953 में जो गठित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हमारे पास फजल अली, M.K. पन्नीकर, पट्टाभी सीतारमैया, हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों जो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उसका अध्यक्ष था फजल अली। और यह जो राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू कब किया गया? 1956 में इसको लागू कर दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत अगर किसी राज्य में, भारत के किसी राज्य में सीमा में परिवर्तन, उसका नाम परिवर्तन करना, तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए? तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए गए। देखिए उससे पहले दोस्तों राज्य 14 संख्या नहीं थी। उससे पहले राज्य को किस तरह से A, B, C, D के कैटेगरी में बांटा गया था। ए कैटेगरी में आता था ब्रिटिश प्रोविंस, बी कैटेगरी में आता था भारतीय प्रोविंस, सी कैटेगरी में आता था वैसे क्षेत्र जहाँ के बड़े शहर पर ब्रिटिश का अधिकार था, और डी कैटेगरी में आता था वैसे क्षेत्र जहाँ पर अंग्रेज न तो भारतीय, वहाँ पर किसी अन्य विदेशी का अधिकार था। तो ये A, B, C, D कैटेगरी में भारतीय राज्य को कब 1956 से पहले बांटा गया था। ए में आता था 9 क्षेत्र 9 प्रांत, बी में भी आता था 9 प्रांत, इसमें आता था 6 प्रांत, इसमें आता था 2 प्रांत। तो इस तरह से हमारा A, B, C, D के कैटेगरी में बांटा हुआ था पहले से। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद फजल अली आयोग, उसी को बोलते राज्य पुनर्गठन आयोग, तो फजल अली आयोग गठन के बाद क्या हुआ? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसमें संशोधन होते होते, राज्य पुनर्गठन होते होते अभी हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? किस प्रावधान के अंतर्गत? तो ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। देखिए किस प्रावधान के अंदर भारतीय संसद को नया राज्य पुनर्गठन के बारे में अधिकार दिया है दोस्तों? अनुच्छेद 2 क्या अधिकार देता है? किसी विदेशी राज्य के टुकड़े को भारत में शामिल करने का अधिकार किसको है? संसद को। और अनुच्छेद 3 अधिकार देता है किसी भी राज्य का, भारतीय राज्य का पुनर्गठन यानी तोड़ कर 2 राज्य में बदलना या उसका नाम बदलना, उसकी सीमा में परिवर्तन करना, यह अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 3 देता है। किसको? तो यह देता है संसद को, यह अधिकार देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार सेशन को जरूर सब लोग शेयर कर दें, और हमारे क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले आप कमेंट में जरूर आंसर बताइए, तो आपका रिवीजन होते जाएगा। अभी हम लोग क्या किए हैं, भारत के संविधान का 2 पार्ट समाप्त कर दिए हैं, उसके बाद अभी उसका सेट लगा रहे हैं। तो आप लोग जो है सेशन से जुड़िए और सभी दोस्तों के पास इसको शेयर करिए। और सेट लगाने से पहले हम लोग क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन, देखिए नए राज्य के गठन के लिए, नए राज्य के गठन यानी क्रेव आउट की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसकी शक्ति किसमें निहित है यह पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि राज्य पुनर्गठन की शक्ति किसमें निहित है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, राज्य पुनर्गठन का आयोग किसको शक्ति दिया है राज्य का पुनर्गठन करने का? यह शक्ति दिया है संसद को। यह अधिकार कौन देता है? संसद को अधिकार राज्य पुनर्गठन का। यह अधिकार देता है अनुच्छेद 3 देता है संसद को यह अधिकार। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है?
भारत संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें क्या लिखा गया है, पहला अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में लिख दिया भारत का परिभाषा। कैसे लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इंग्लिश में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का यूनियन है या संघ है। तो संविधान एक में किस चीज़ का प्रावधान दिया गया है, राज्यों का यूनियन। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ के अंतर्गत, भारत के अंदर जो किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, तो यह अधिकार संसद के पास है। और यह अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी भी भारत अन्य देश के राज्य को क्या करता है, भारत में मिला सकता है। यह अधिकार संसद को देता है, अनुच्छेद 2। आगे पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब। ऑप्शन है 1950, 1953, 1961, 1956। तो अब इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए फटाफट। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अमरजीत खातून बोल रहे हैं 14 का बी, 14 नंबर का बी। आप लोग पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप लोग पीछे चल रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़िए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताए। 14 का एक बार हम देख लेते हैं, 14 का क्या है। 12 का बोल रहा है बी, 14 12 फिर से वापस आते हैं और देखते हैं ये लोग सही बताया कि नहीं। तो 14 का बी, अनुच्छेद 2, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाना। नहीं, 14 का 3, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने का प्रावधान, दूसरी किसी राज्य को तोड़कर बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 क्या अधिकार देता है, अभी 18 में क्वेश्चन लगाए हैं कि अनुच्छेद 2 अधिकार देता है कि जैसे, नहीं उससे पहले लगाए हैं ये 17 में। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या करता है, भारत के संसद बाहरी किसी देश का टुकड़ा अगर भारत में शामिल करना है तो उसको भारत में हम शामिल अनुच्छेद 2 के तहत कर सकते हैं। यह अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 देता है। अच्छा, आप 18 का क्वेश्चन लगाइए, क्या कर रहा है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया कब, 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वह 1953 में बनाया गया, 1953 में बनाया गया। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में राज्य बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन कब आयोग आया, 1956 में। 1953 में जो बनाया गया आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य, तो किस आयोग के आधार पर, तो यह था फजल अली आयोग के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया। देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में। किस आयोग के सिफारिश पर, फजल अली के आयोग के सिफारिश पर, फजल अली आयोग के सिफारिश पर। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या थी। क्या कर रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और साथ ही साथ तेलंगाना को राज्य बना दिया गया। ऐसे में एक राज्य अधिक घटा तो एक राज्य बढ़ गया। इससे संख्या कितनी रही, भारत की राज्यों की संख्या फिर से वापस 28 ही रह गई और केंद्र शासित राज्यों की संख्या फिर से 8। आगे बढ़ते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए, भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और इस आंध्र प्रदेश के गठन के चक्कर में एक व्यक्ति भूख अनशन पर मर गया था। बताइए वह व्यक्ति कौन था, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए क्या था और वो कहाँ का था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली क्या है, पूछ रहा है दिल्ली क्या है, एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिल्ली क्या है, आप सभी को पता है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछ रहा है कितने। दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों 8 है। आगे बढ़ते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है। तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति निम्न में से पूछ रहा है किसमें। तो राज्य को संघ में शामिल करने या कार्यपालिका की शक्ति किसको प्राप्त है, तो यह शक्ति है संसद को प्राप्त है,
क्या शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछ रहा कौन नहीं है? देखिए अंडमान निकोबार यह केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा एक राज्य है, गोवा राज्य, यह संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सही है दोस्तों। एसके धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। नहीं, एसके धारा आयोग भाषा के आधार पर चाहता था भारत का राज्य पुनर्गठन आयोग हो, जिसको ठुकराने के लिए कौन आयोग बना था? जेवीपी आयोग आया था, इसको इसके विरोध में जेवीपी आयोग, एसके धारा आयोग के विरोध में जेवीपी आयोग आया और उसको रद्द कर दिया गया। तो यह जो था भाषा के आधार पर आया था। तो एसके धारा आयोग के लिए यह जो कथन दिया यह सही नहीं है। आगे देखिए तीसरा कथन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई पक्ष में नहीं थे। ये दोस्तों ये सही है, ये जेवीपी समिति जो तो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के पक्ष में ये लोग नहीं थे। लेकिन पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के बाद 1953 में हैदराबाद को पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था, काफ़ी विरोध होने के बाद। और यह 3 कथन सही है। तो आप देखिए 1 और 3 सही है, तो बताइए इसमें से कौन सही है? तो 1 और 3 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग कमेंट करके पहले आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है दोस्तों? तो नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध किसमें नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर संवैधानिक उपबंध यह नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, एसके धर आयोग का गठन कब हुआ? देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया, एसके धर आयोग के बारे में पूछ रहा है कि इसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो एसके धर आयोग का गठन दोस्तों यह 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। और इसके विरोध में जेवीपी आयोग आया था, जेवीपी आयोग, और 1951 में इसको रद्द कर दिया गया एसके धर आयोग को, इसकी मांग पूरी नहीं की गई। लेकिन उसके बाद 1953 में काफ़ी विरोध होने के बाद भूख हड़ताल पर एक व्यक्ति की मृत्यु, जिसका नाम था श्री रामालू पोट्टी श्री रामालू के मृत्यु के बाद मजबूरन भारत सरकार को 1953 में पहला भाषाई आधार पर राज्य गठन करना पड़ा, जिसका नाम क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद को पहला राज्य बनाया गया भाषाई आधार पर। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? भारत का स्वतंत्रता के बाद जो देशी रियासत की संख्या थी वह थी 552। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल देशी रियासत की संख्या 552 थी। देखिए हम लोग अभी चैप्टर 1 का पार्ट 1 का ये जो भाग 1 था उसका हम लोग पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन संभव था हमने सेट कर दिया। अभी हम लोग भाग 2 की ओर चलते हैं, भाग 2 का पूरा सेट लगाते हैं। भाग 2 में जो क्वेश्चन है इतना ही क्वेश्चन लगभग भाग 2 में भी होंगे, उसको फटाफट से लगाते हैं और फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो अभी आप लोग लाइन में बने रहिए, तो भाग 2 में और की ओर चलते हैं, तो वेट कीजिए आप लोग। तो भाग 2 में हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग दो चैप्टर स्टडी किए हैं इसका थ्योरी, अभी उसका सेशन क्वेश्चन का लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो भाग 2 का नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है उससे हम लोग अभी संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग सेट लगाने से पहले, क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोग कमेंट करके आंसर में जरूर दीजिए। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? पूछ रहा नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में देखिए दोस्तों, ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन संबंधित कानून कब पारित किया गया था? तो यह था 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। तो नागरिकता संबंधित जो कानून पास किया गया था दोस्तों, यह किया गया था
2019 ईस्वी में ही किया गया था। ऑप्शन हमारे पास दो है, 11 दिसंबर या 11 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संबंधी कानून पारित किया गया था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, 2019 में जो नागरिकता संबंधी कानून पारित किया गया उसका नाम था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछ रहा निम्न में से क्या जो है ऐसा भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीकरण। या तो इनमें से भारत का नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं। तो वंशानुक्रम जरूरी है, इससे भी हम लोग भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देशीकरण से कर सकते हैं, अधिगृहित संपत्ति से कर सकते हैं। तो यह चारों ही ऑप्शन सही है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीका है, 5 तरीका, जिसमें से यह 4 तरीका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता किस तरीका से नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म द्वारा कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी, कोई भारत में बाहरी स्टेट का जो कोई क्षेत्र है जो भारत में शामिल हुआ तो वहाँ के लोग को नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ये तरीका से हम लोग भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते पैसा दे करके, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है, तो वह था दोस्तों, वह है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जन्म से भारत का नागरिक होना पड़ेगा। इस पद के लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, पूछ रहा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कानून बनाने के लिए शक्ति देता है। तो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए शक्ति देता है अनुच्छेद 11 यह शक्ति देता है भारतीय संविधान संसद को। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता कितने तरीके से, तो भारत की नागरिकता जो है 1955 में उल्लिखित है कि 5 तरीकों से हम लोग भारत की नागरिकता या कोई विदेशी चाहेगा तो प्राप्त कर सकता है। आगे, किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि किसी भारतीय नागरिक को भारत की नागरिकता किसी भी दशा में वह भारत की नागरिकता उसे नहीं छीनी जा, वंचित नहीं की जा सकती, यदि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, भारत में जन्म लिया हो और जन्म से भारत का नागरिक, तो वह भारतीय नागरिकता से वंचित उसको नहीं किया जा सकता, किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया, बताइए दोस्तों कि किस देश में। ऑप्शन है हमारे पास भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश में दोहरी नागरिकता की पॉलिसी है दोस्तों, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की पॉलिसी है, डुअल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या है, अमेरिका अमेरिकन नागरिकता तो प्राप्त करता ही है, अमेरिका के किसी स्टेट्स में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उस स्टेट का भी उसको नागरिकता मिलता है। तो यहाँ पर 2 तरह की नागरिकताएं मिलती है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति भारतीय है तो सिर्फ भारतीय है, किसी राज्य के लिए, जैसे कोई बिहारी है तो उसको बिहारी नागरिकता नहीं मिलेगा, यूपी है तो यूपी का नागरिकता नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है, नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। तो भारत में नागरिकता के संबंध में देखिए विशेषता दिया, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता भारत के लिए ये नहीं है, राज्य के लिए अलग और राष्ट्र के लिए अलग नागरिकता नहीं मिलेगी, ये गलत है। उसके बाद है राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता नहीं दोस्तों, देश की एकल नागरिकता मिलती है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो भारत की नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से यह विशेषता, भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता मिलती है, ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त करने के लिए कितने प्रकार से किया जाता है दोस्तों, तो नागरिकता जो 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 3 प्रकार से हम खो सकते हैं, इसको नागरिकता खो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अंतर्गत अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, नागरिकता के कौन कह रहा है कि अर्जन हेतु शर्तों को नियत रखने के लिए सक्षम है।
तो ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद। नागरिकता को नियत रखने के लिए कौन सक्षम है दोस्तों? यह संसद के पास यह अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता के अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा जो दिया गया नागरिकता संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। यह बनाया था कब? 1955 में। भारत नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955। और इसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके थे? 5। और खोने के कितने तरीके थे? 3। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में के नागरिकों को कौन कौन से अधिकतर प्राप्त है या अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो गैर नागरिकों को ऑप्शन है कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता, संसद व विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19। देखिए ये वाला जो है मौलिक अधिकार 15, 16, 19 केवल भारतीय लोगों को ही यह अधिकार प्राप्त है, विदेशी लोगों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। तो इनमें से देखिए संसद व विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार ये भी सही है, और कुछ सार्वजनिक पदों पर जो है जैसे राष्ट्रपति जैसे पद पर यह अधिकार सिर्फ केवल और केवल भारतीय लोग ही यह अधिकार रखता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए? 1955 में। और इसके लिए अधिनियम कब बनाया गया? नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में। 1949 में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुआ और 1955 में यह बना था अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा स्थिति जो उसका अधिकार नहीं छीन सकता, नागरिकता नहीं छीना जा सकता है? तो यदि वह कह रहा है कि निर्वाचन के दौरान भारत की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, किसी भी इस परिस्थिति में वह भारत की नागरिकता नहीं खोता है, यानी उपर्युक्त में से कोई भी तरीका से भारत का नागरिकता नहीं खोएगा अगर कोई भारत का नागरिकता पहले से प्राप्त किया हुआ है। तो इनमें से कोई भी परिस्थिति में भारत का नागरिकता नहीं खोएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई? अवधारणा अपनाई गई कहाँ से? तो एकल नागरिकता जो अवधारणा थी वो दोस्तों भारत से पहले इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान था। इंग्लैंड के व्यक्ति को केवल ब्रिटेन का नागरिकता प्राप्त है, ब्रिटिश नागरिक कहलाएगा, वहाँ के राज्य का नागरिक नहीं कहलाएगा। उसी तरह भारत में कोई है तो भारतीय नागरिकता मिलेगा, ना कि कोई राज्य का नागरिकता मिलेगा। तो यह प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से लिया है। जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है, अगर कोई यूएसए का व्यक्ति है तो उसको अमेरिकन नागरिकता तो मिलता ही है और वहाँ के राज्य भी उसको नागरिकता मिलता है। तो ये इंग्लैंड से प्रभावित होकर भारतीय नागरिकता में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? भारतीय संविधान के पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो वह अनुच्छेद दोस्तों